तो हेलो, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। तो अब ये बायोलॉजी क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री, हम पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में क्या है हमारा? हाँ, हिस्ट्री में बहुत लोगों ने एनिमल्स को क्लासीफाई, एनिमल्स और प्लांट्स को सबको क्लासीफाई करने की बहुत कोशिश की। उसकी शुरुआत कौन थी, मतलब उसका पप्पा कौन था आखिर में, बाप कौन उनका? तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले स्टार्टिंग करी। उसने क्या करा कि उसने प्लांट्स और एनिमल्स को दो में डिवाइड कर दिया। मतलब प्लांट्स को कर दिया किसमें, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में, और एनिमल्स को कर दिया जिनके पास लाल खून है, मतलब रेड ब्लड, और जिनके पास नहीं है। इसका ये है। आगे फिर इसकी विरासत आगे चली, किसने कराई? लीनियस के टाइम लीनियस ने करी। लीनियस ने दिया दो किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें क्या था? प्लांटाई और एनिमल किंगडम्स। तो ये जो किंगडम्स थे वो बहुत डेवलप हुए उस समय, लेकिन इसमें ये था, ये सही नहीं था पूरे तरीके से। क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियाँ थी। जैसे इसने यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक को एक साथ रख दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी एक साथ रख दिया। आज जब क्लासिफिकेशन बढ़ी तो उन्होंने ये क्लासिफिकेशन थी, ये पहले आसान थी समझने, और ये इतनी भारी नहीं। मतलब ये जो रीज़न थे, जैसे इसने बहुत सारे प्रोकैरियोट्स को एक साथ रख दिए, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिए, तो इस वजह से इसे बाद में फेल कर दिया गया। तो बाद में उन लोगों ने सोचा क्यों ना हम नया तरीका अपनाने की सुझाव आया उन्हें, कि एक नया तरीका होना चाहिए जिससे हम क्लासीफाई कर सकें। तो फिर उसमें इंट्रोड्यूस हुए कुछ कैरेक्टर्स कराए कि इनके मुकाबले हम इन्हें कैरेक्टर क्लासीफाई करेंगे। तो उनमें सेल स्ट्रक्चर आ गया, एक नेचर ऑफ वॉल कैसी है उसकी, मतलब किटिन की है या फिर सेलुलोज की है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रोफिक है, ऑटोट्रोफिक, हैबिटेट हो गया, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हो गए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इनका ये विचार हुई कि इन पर करेंगे अब हमसे। अब आगे चलते हैं। फिर जो बहुत अच्छा जो आया था, विटेकर साहब ने दिया था एक मॉडल, 5 किंगडम मॉडल। ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और ये ज़्यादातर एक्सेप्टेबल है अब भी। उन्होंने किया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटिव, एनिमिले में इन्हें 5 में डिवाइड कर दिया। तो इसने बहुत सारी दिक्कतें को ख़त्म कर दिया। हाँ, पहले इसका भी एक और सिस्टम बना था, इसमें से निकल के 3 डोमेन सिस्टम किया था। इसमें क्या था, हमने जो मोनेरा था हमारा मोनेरा, उसको हमने 2 में क्लासीफाई कर दिया। कौन सा? एक था कर दिया आर्की बैक्टीरिया में, और एक यू बैक्टीरिया में। ठीक है। तो ये 3 किंगडम सिस्टम था इसे। इसमें फिर इसने जो, हाँ, ये क्या कह रहा था मैं, कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उसने बहुत सारी खामियों को दूर किया था। जैसे कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट डाल दिया, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर एक साथ हो गए। तो उसने ये सब चीज़ों को दूर किया था। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक, पर यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांस हैं, आ सकता है। क्योंकि यहाँ से जैसे उसने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी को एक साथ ले आया था, क्योंकि ये जबकि साइनोबैक्टीरिया जो था वो यूकैरियोटिक था। तो इस चीज़ को उसने दूर किया इस सिस्टम से, मतलब ये अलग अलग अपना डिवाइड कर दिया अलग अलग। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन से 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म थे, उनके नाम बताओ जो पहले एक साथ थे लेकिन अब अलग अलग हैं। उसमें मतलब ऑन द बेस ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो इसमें जो क्वेश्चन है, एक क्लैमिडोमोनास और स्पायरोगायर आ सकता है कि जिसमें यूनिसेलुलर है क्लैमिडोमोनास और मल्टीसेलुलर है स्पायरोगायर। अब इसने इस क्लासिफिकेशन एक और चीज़ बदली, जैसे कि पहले फंगाई और जो अपने ग्रीन प्लांट थे वो एक साथ थे, लेकिन इसने अलग कर दिया। जबकि ये देखा गया था इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक अलग था, कि फंगाई के पास जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और जो प्लांट्स के पास सेलुलोज की। तो ये था। ठीक है। अब जो हमारे, मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को था, उसने पहले जो प्रोकैरियोटिक्स थे और यूकैरियोटिक जो एक साथ थे वो अलग अलग कर दिए। अब उसने किस तरीके से किया? जो पहले हमारे, हाँ, ये बात समझने की है, क्वेश्चन आ सकता है और वो कन्फ्यूजन में करता है कभी भी, कि जैसे हमारे प्रोकैरियोटिक थे और यूनिसेलुलर, ये तो हो गए अपने मोनेरा में, और जो अपने थे
यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, वो आ गए हमारे प्रोटिस्टा में। फिर जो हमारे यूकैरियोटिक थे, हाँ जो हमारे यूकैरियोटिक थे, ये यहाँ देखिए ये वाला, ये काम का आएगा। जैसे यूकैरियोटिक हो गए और सेलुलर लेवल हो गया, प्रोकैरियोटिक, सेलुलर, ऐसे ही। अब यहाँ पे जो हमारा इसने फिर अगर यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलुलर है तो फिर ये होगा हमारा फंगाई। ज़्यादातर इसमें ही कन्फ्यूज़न होता है बालकों को, तो इन तीनों को पढ़ लीजिए, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो अब आगे चलते हैं। आगे आ रहा है हमारा कौन सा, किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में क्या था कि किंगडम मोनेरा को दो में डिवाइड किया, अपना आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। हाँ, इससे पहले हम ये समझेंगे बैक्टीरिया को पहले शेप्स के आधार पर डिवाइड कर दिया गया। किस तरीके से, अगर स्फेरिकल है तो कोकस कर दिया, ये डायग्राम पढ़ लेना एक बार। और अगर बेसिलस है, मतलब रोड शेप है, तो बेसिलस हो गया। और अगर हमारा कॉमस शेप्ड है तो विवरियो हो गया। और अगर हमारा स्पाइरल है तो स्पाइरिलम हो गया। अब ये हो सकता है कि क्वेश्चन अगर हमें ये डायग्राम भेज दे दिए, हमें पता है ये बेसिलस है, पर ये पूछ सकता है ये क्या है, मतलब स्पोर है ना ये, तो स्पोर के लिए पूछ सकता है। ध्यान लेना, जैसे दो ही है इसमें, एक स्पोर इसका और एक इसमें फ्लैजिलम। ठीक है, तो हमारे ये थे, ये मोनेरा था, ये बहुत मतलब इनका जो मॉडर्न न्यूट्रिशन है बहुत अलग अलग तरीके का। कैसे, ये ऑटोट्रोपिक भी हैं, हेटरोट्रोपिक भी। तो ऑटोट्रोपिक में भी दो हैं, मतलब ऑटोट्रोपिक में दो होते हैं, तो एक होता है फोटोसिंथेटिक और एक होता है कीमोसिंथेटिक। ये थे कीमोसिंथेटिक वाले, मतलब ये इनऑर्गेनिक से अपना फूड बनाते थे। और अब ये हेटरोट्रोप की तरह काम करते हैं, हेटरोट्रोप भी हैं और ऑटोट्रोप हैं, कीमोसिंथेटिक, ऑटोट्रोप। अब आता है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया इन सब में से स्पेशल थे, क्यों, क्योंकि ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के काबिल थे। कैसे, ये बहुत ज़्यादा सोल्टी एरियाज़ में उन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं, हॉट स्प्रिंग में थर्मोएसिडोफाइल्स और मार्शी एरियाज में मिथुनोजेंस। हमने मिथुनोजेंस के बारे में तो सुना ही होगा कभी ना कभी, जैसे 8th-9th क्लास में था ये कि मिथुनोजेंस काउफेलो के रूमिनेंट्स में होते हैं, तो ये बायोगैस में बनाने में मदद करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। अब है यूकैरियोटिक, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो हैं ये कैरेक्टराइज्ड हैं, क्वेश्चन आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ जो जो कैरेक्टराइज्ड हैं। ये रिजिड सेल वॉल होती है और इनमें अगर ये मोटाइल है तो फ्लैजिला होगा। अब यहाँ पर ये रहा फ्लैजिला। हाँ, अब ये साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करेगा यहाँ पे फिर से। तो अब ये साइनोबैक्टीरिया है, ये रहा, इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। हाँ, इसका जो एक क्वेश्चन आ जाता है एसेशन रीजन में कि डस साइनोबैक्टीरिया हैव अ क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स और हायर प्लांट्स, तो उसमें ट्रू आएगा, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स होते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी, मराइन भी। अब जो इनकी जो कॉलोनीज होती हैं ना, वो ग्लिटनिश शीट से कवर्ड होती हैं और ये ज़्यादातर पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम करते हैं। इनमें से कुछ जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उनके पास एक प्रकार के सेल्स होते हैं, ठीक है, वो सेल्स इन्हें हेटेरोसिस्ट कहते हैं। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं। इसका एग्जांपल भी है कुछ, नोस्टोक एनेवेना। इस डायग्राम को देख लो, क्योंकि ये डायग्राम क्वेश्चन 50% इस चैप्टर में। डायग्राम जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन डायग्राम में आ जाते हैं और बालक फिर रोते हैं। जैसे हेटेरोसिस्ट है ये हमारा, फिर ये ऊपर जो ब्लू कलर की लेयर दिख रही है ना, ये मुक्लिनिस शीट है।
अब हमारे कीमोसिंथेटिक, मैंने बताया था कीमोसिंथेटिक मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अपनी एनर्जी, फूड एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हैं। वो कैसे है, जो इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है ना, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गए, नाइट्राइट्स हो गए, अमोनियम हो गए, जैसे नाइट्राइट्स हो गए, नाइट्रेट्स हो गए और अमोनिया। और ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करते हैं जिससे कि ये अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं और उस एनर्जी से एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। अब ये जो हैं, जब क्योंकि कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को रिसाइकिल करने में मदद करते हैं, क्योंकि जब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपनी एनर्जी बना सकते हैं तो ये एक प्रकार से रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स में मदद करते हैं। जैसे रिसाइकलिंग नाइट्रोजन, इस चैप्टर में हमें केवल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर दिया गया है। तो क्वेश्चन इनमें से बनेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया तो चांसेस हैं। क्यों? जो क्वेश्चन आ चुका है उसके चांसेस कम होते हैं आने के, और जो नहीं पूछा गया उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उन्हें नया क्वेश्चन चाहिए रहता है। सबको पता है PYQ सब करते हैं। ये हो गया आयरन और सल्फर। अब हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया हमने करी ऑटोट्रोफिक की। अब इनमें सबसे ज़्यादा होते कौन से हैं? मतलब मोनेरा में जो हैं, सब मोनेरा में, ये बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और उनमें से मेजॉरिटी जो हैं वो होते हैं डिकम्पोजर्स। अब उनमें से बहुत सारे जो हैं हमारी मानव मानव की जो ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव होता है। जैसे हमने खाई होंगी दही, इसमें प्रयोग होता है। लैक्टोबैसिलस मदद करता है इसमें। अब नाइट्रोजन को फिक्सेशन, इन दालों में जो जड़ होती हैं उनमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इनमें मदद करते हैं। और यही मदद भी नहीं करते। जैसे हर चीज़ एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो हैं। एक हो गया यूज़फुल तो दूसरा हो गया हार्मफुल। जैसे पैथोजन होते हैं, ये ह्यूमन बींग्स को डैमेज करते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स में बहुत सारी बीमारियां करते हैं, फसल बर्बाद कर देते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हैं कोलेरा, टाइफाइड, टेटेनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। अब यहाँ पर ये वाली बात है कि ज़्यादातर बच्चे सब तो पढ़ लेते हैं, पर एक कौन सी मतलब वायरल डिजीज़ है या फिर बैक्टीरियल डिजीज़ है तो इन्हें याद नहीं करते। तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी सेम मिस्टेक्स में ये भी होती हैं। तो इसमें कोलेरा हो गया, टाइफाइड, टेटेनस, सिट्रस कैंकर। तो क्या करना है हमें? C2T2 याद करना, मतलब कोलेरा, सिट्रस कैंकर, टाइफाइड और टेटेनस। अब इसकी आई रिप्रोडक्शन की बारी। हाँ, ये डायग्राम जो है डिवाइडिंग बैक्टीरिया, क्योंकि अभी तो हमें दिख रहा है क्लियर कि कौन चीज़ क्या है। अगर एग्ज़ाम में आया और बाई चांस प्रिंटिंग इसमें इतनी अच्छी नहीं है तो फिर भी हमें तो करना है। तो DNA, नीचे वाली सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्योंकि कभी कभी इनमें तो दिक्कत नहीं होगी, इसमें हो सकती है कन्फ्यूज़न, क्योंकि कन्फ्यूज़न बता के नहीं आती। तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली फिजन से होता है, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो तो स्पोर बनाते हैं अपना। और ये अपनी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ये बहुत ही पुराने तरीके का DNA ट्रांसफ़र है, मतलब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपने DNA ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ, इस एग्जिस्टेंस रीजन में आएगा कि इट इज़ अ मॉडर्न टाइप ऑफ DNA ट्रांसफ़र और प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफ़र। तो इसमें क्वेश्चन एग्जिस्टेंस रीजन में ये आ सकता है कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ मॉडर्न टाइप ऑफ DNA ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। तो इसका आंसर होगा फोर्स, क्योंकि ये प्रिमिटिव इस्तेमाल करते हैं। अब है माइकोप्लाज्म में पिछले 6-7 साल में केवल एक ही क्वेश्चन आया है, पर आया है, फिर भी चांस कम है क्योंकि एक बार आ चुका है। माइकोप्लाज्म जो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, अगर आएगा तो कौन सा ऑर्गेनिज्म, 4 ऑर्गेनिज्म देगा, इनमें कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती? तो माइकोप्लाज्म। और दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन,
जितने हमें लिविंग सेल्स हैं वो सबसे छोटे हैं माइक्रोप्लाज्म, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत सारे माइक्रोप्लाज्म किसी दूध के धुले ना हैं, पैथोजेनिक हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। अब बारी आई प्रोटिस्टा में। पहली बात तो यही कि ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्ट्स, बट द बाउंड्रीज आर दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि एक जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है एक बायोलॉजिस्ट के लिए, वो दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए वो प्लांट होगी। मतलब कि इनकी सीमा किसी वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब ये कहीं भी, मतलब अगर कोई कह रहा है कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन है तो दूसरा बाउला आके कहे कि प्लांट है, इस तरीके से। अब इसमें जो मेंबर्स हैं इसके, तो हमें जो पढ़ने हैं इसमें केवल 4 नहीं, क्रिजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, इग्लिनोड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स में भी कैटेगरीज हैं इसकी, वो आगे पढ़ेंगे हम। हाँ, क्रिजोफाइट्स को हम डायटम्स या गोल्डन एल्गी या डेस्मिड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? डायटम्स, गोल्डन एल्गी या डेस्मिड्स। ये फ्रेश वाटर में रहते हैं एज वेल एज इन मैराइन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन से है, क्योंकि क्वेश्चन जो बने हैं वो वहाँ बने हैं यहाँ पे बच्चे को ना लगे कि यहाँ पे बन सकता है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे आगे पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि कौन सा फ्रेश वाटर का है, कौन सा मैराइन वाटर का। तो ज़्यादा हार्ड ना, केवल 6-7 में पढ़ना आयु, तो हमें कोई दिक्कत ना है। तो इसलिए हम सब पढ़ लेंगे कि ये फ्रेश वाटर में भी रहेंगे और मराइन एनवायरनमेंट। माइक्रोस्कोपिक सबको पता, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट प्लैंक्टन्स। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, इन फोटोसिंथेटिक हैं ज़्यादातर। डायटम्स की जो सेल वॉल्स हैं वो 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स हैं। मतलब साबुन का डिब्बा देखा होगा, खोलें बंद करें, वैसी ओवरलैपिंग सेल्स हैं इनकी। अब जो इनकी वॉल सब सिलिका की हैं तो ये इंडेस्ट्रक्टिबल हैं, तो ये बहुत समय तक रहती हैं, डायमीटर बिलियंस ईयर्स तक डिपॉजिट रहती हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स एक्यूमुलेशन होता है और डायटोमिशियस अर्थ बनाते हैं। अब जो डायटोमिशियस अर्थ बनी है ना, डायटोमिशियस जो अर्थ बनी है वो ग्रीटी होती है। जो ग्रीटी होती है, जब डायटोमिशियस अर्थ बनती है, इनकी जो हैबिटेट है वो ग्रीटी होने की वजह से हम उसे पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सीरप्स। हाँ, अब ये वाली बात, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। अब आते हैं हम डाइनोफ्लैजिलेट्स में। डायग्राम इधर ये रहा गोनेलॉक्स का। ज़्यादातर मोस्टली मैराइन, मैंने कहा था यहाँ पे हमें देखना है क्योंकि अचानक से ही क्वेश्चन आते हैं। पहले वाला हमारा क्राइजोफाइट्स था वो इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर, लेकिन डाइनोफ्लैजिलेट्स में मोस्टली मराइन होते हैं। पहले वाले फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक। इनकी कलर में बहुत ही प्रकार की विभिन्नता मिलेंगी हमें, कोई पीला, हरा, ब्राउन, नीला, लाल पीला नीला सब चलेंगे इसमें, उनके पिगमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जो सेल वॉल है वो स्टिफ सेलोस प्लेट्स हैं, मतलब कैड सेलोस प्लेट्स हैं, मतलब कवच की तरह लगी हुई ऑन द आउटर सरफेस। अब इनके पास 2 फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडिनली और एक ट्रांसवर्सली। इनके फ्रो होते हैं उनके बीच में, देखो ये रहा, यहाँ बीच में से घुसा हुआ है यहाँ पर। अब जैसे मैंने कहा था रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जिन्हें गोनेलॉक्स कहते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ होती है, तो ये ऊपर अपनी इतनी ताकत कर देते हैं कि समुद्र लाल लगाए। इसे हम रेड टाइड्स कहते हैं। और ये जहर, एक तरीके की जहर रिलीज़ करते हैं
जो बाकी के जो अदर एनिमल्स हैं, मैरीन एनिमल जैसे फिशेस, वो मर जाती हैं। बहुत दुखद बात है ये। अब आते हैं एग्री नोट्स। कलर कौन सा लो? एग्री नोट्स। हाँ, अब मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। क्या है मेजॉरिटी ऑफ देम? फ्रेश वाटर। अब पहले का याद करें, क्रेजोफाइट्स फ्रेश वाटर प्लस मेराइन, डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मराइन। अब इग्लिनोट्स मेजॉरिटी फ्रेश वाटर, ये रुके हुए पानी में मिलती है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ना, क्योंकि सब याद पढ़ा है चीज़ को, तो इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इनके पास एक प्रोटीन की रिच लेयर होती है, जैसे पेलिकल कहते हैं। उनकी बॉडी इस वजह से फ्लेक्सिबल रहती है। देखो कितना लचीला लग रहा है ये बंदा है। इनके पास दो फ्लैजिला, एक छोटी एक बड़ी। अब दे आर फोटोसिंथेटिक, मतलब क्या है, फोटोसिंथेटिक हैं लेकिन सूरज की रोशनी में। आज सूरज की रोशनी गई, इनकी पत्ती गुल आ जाएंगे शिकार पे, अपने पर मारेंगे पकड़ पकड़ के। तो इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ लिग्निट्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, एग्जाम्पल ग्रीन। हाँ, तो हमने यहाँ पे एक और चीज़ देखी, याद रखो कि पिगमेंट्स के बारे में कहाँ पढ़ा था हमने, साइनोबैक्टीरिया में, जिसमें था कि मैंने कहा था हायर प्लांट्स की तरह आइडेंटिकल है। तो हमें एक क्वेश्चन इस तरीके से आया भी है, ये क्वेश्चन आया है ना, आया है पर। हाँ, तो इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि 5 दे देगा ऑप्शन, उनमें से 2-3 दे देगा ऐसे लिखे हुए, एक लिख देगा अपना साइनोबैक्टीरिया, एक आ जाएगा लेकिन इग्लिनोट। अब पूछेगा इनमें से कौन से 2 हैं या 3 हैं जिनका जो पिगमेंट है वो हायर प्लांट्स के जैसा है। अब इन दोनों को ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, मतलब थोड़ा सिमिलर करके, मतलब थोड़ा मिला के आएगा क्वेश्चन इस तरीके से। अब आ रहे हैं स्लाइम मोल्ड्स पर। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। इनकी बॉडी, यहाँ पे तुम्हारा लचीला हुआ, तुम पड़े हो यहाँ पे, खाना आगा, तुम लेटे लेटे वहीं फैल रहे हो, तो उसी तरीके से कि ये डिकेइंग ट्विग्स की तरफ फैल रही हैं अपनी, मतलब समझो जैसे स्लाइम मोल्ड से कुछ फैल रही है, मैं तेरे समझ रहा हूँ उसे। बॉडी मूव्स अलोंग्स, मतलब इस तरीके से समझो जैसे आसानी पड़ेगी थोड़ी, मतलब डिफरेंस करने के लिए। कभी कभी इग्लिनोइड्स इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए थोड़ा डिफरेंस रखो अपने दिमाग में। जैसे ये रहा, मैं समझ लो लचीला सा यू है, कुछ है जो फैल रहा है और खा रहा है। इनगुल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स अंडर सूटेबल सच कंडीशंस दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। मतलब अगर इनकी सूटेबल कंडीशन हुई ना तो बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे, और बहुत लंबे लंबे से कई फीट तक ये दिखेंगे वहाँ पर। और एग्रीगेशन जो बनेगा इसका वो कुछ कहेंगे प्लाज्मोडियम। मैंने कह रहा ना, जो फैलने वाला जो मतलब दोनों का आ जाएगा मिक्स, मतलब फैलने से तुम समझ रहे हो खा भी रहा है, मतलब सूटेबल कंडीशन तो फैल रहा है इस तरीके का। अब अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो जो प्लाज्मोडियम हो डिफ्रेंशिएट होएगी और फ्रूटिंग बॉडीज करेगी जो स्पोर्स रखेंगे। और स्पोर्स जो है ट्रू वॉल्स हैं, एक्सट्रीम रेजिस्टेंट हैं, सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स एंड इवन अंडर एडवर्स कंडीशन द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। अब है प्रोटोजोआ, और हमारा आज का टॉपिक लास्ट टॉपिक, मतलब मैं यहीं तक पढ़ाऊँगा, आज आगे कल कंटिन्यू करेंगे। एंड आ जाओ तेरा थोड़ा सा खतरनाक करूँ लाल यार, ये चलेगा। हाँ, अब ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रोफिक। हमने कुछ देखा प्रोटिस्ट को जो
ऑटोट्रॉफिक है। अब केवल यहीं पर एक जगह लिखा हुआ है और एक स्लाइम मोड्स में लिखा हुआ था। स्लाइम मोड्स में कहाँ? सैप्रोफाइटिक, ठीक है। यहाँ पे तो स्पेसिफिकली लिख कर दिया है कि ऑल प्रोटोजोआ हेटरोट्रॉफिक्स एंड लिव्ड एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। They are believed to be primitive relatives of animals. There are 4 major groups of protozoa. मैंने कहा था 4 था, तो 4 तरीके के कौन कौन से? एक होगा अपना अमीवॉइड, फ्लैजिलेटेड और ये अपना सिलिएटेड और नीचे स्पोरोजोन्स। अब अमीवॉइड ये जो है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में और मॉइस्चर, मतलब गीला गीला। ये मूव एंड कैप्चर बाय सूडोपोडिया एज एन अमीबा। मैराइन फॉर्म्स सिलिका सेल्स ऑन द सरफेस। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ऊपर से ना बना है। मतलब प्रोटोजोआ में ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो इनकी मैराइन फॉर्म्स है, इनके पास सिलिका सेल्स होते हैं ऑन द सरफेस। कैसा आएगा? फ्रेश वाटर मोराइन में कंफ्यूजन करेगा। सम ऑफ देयर एंटाइमोइबिया आर पैरासाइट्स। अब फ्लैजिलेट्स। अब फ्लैजिलेट जिनके पास फ्लैजिला है, फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं। और जो पैरासाइट्स हैं इनके पैरासाइटिक फॉर्म है वो डिजीज कर जाए स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपनोसोमा। सिलिएटेड प्रोजेक्ट मतलब इनके पास एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। दे हैव अ कैविटी कॉल्ड गुलेट्स। इनके पास कैविटीज होती हैं गुलेट्स। गुलेट्स जो इनके जो आउटसाइड मतलब ये जो खुलती हैं गुलेट्स तो मतलब बाहर की तरफ के लिए खुलती हैं, जिससे कि जो सेलियाँ हैं उनकी कोऑर्डिनेशन मूवमेंट से जो पानी है जिसमें मतलब अगर ये पानी में है तो ये फूड है इसके आसपास, तो पानी के साथ खाने को भी अपने अंदर जिसकी वजह से सेलिया की मदद से अपने गुलेट्स में ले आता है। मतलब सुरंग की तरह समझ लो इसे। एग्जाम्पल पैरामोशियम, स्पोरोजोन, जो इनके पास ये एक तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन्फेक्शन करते हैं, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक फॉर्म करते हैं, जैसे कि अपना मलेरिया हो गया, ठीक है। स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट न्यूटेरियस इज प्लाज्मोडियम malarial parasite and cause malaria, a disease which has a staggering effect on human population. तो यहाँ पे हम अगर समरी देखें इस प्रोटोजोन्स की, तो सबसे पहले अमीबिया क्या इंपॉर्टेंट, सिलिका, फ्लैजिला क्या इंपॉर्टेंट, डिजीज करेंगे और पैरासाइटिक हैं, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। सिलेटेड में गुलेट्स, कौन सा गुलेट्स, स्पोरोजोन्स में स्पोर लाइक स्टेज, और ये वैसे स्टेगरिंग इफेक्ट मतलब ये ह्यूमन पॉपुलेशन में कंट्रोल करने का एक तरीके का माध्यम भी हो सकता है। ये अच्छी बात है, ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल है, पर इस तरीके से नहीं, पर ये गंदा प्रभाव देता है अपनी ह्यूमंस की पॉपुलेशन पर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। सब्सक्राइब नहीं लिखना चाहता मैं।